किसी कारण से आज का क्लास में जो रिकॉर्डिंग हो रहा था उसमें ऑडियो म्यूट हो चला था, जिस कारण से रिकॉर्डिंग में वॉइस म्यूट हो गया था। तो आज के क्लास को हम यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आज के क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ाया था, जिसे एंटी डिफरेंशिएशंस कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स को आइए समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक फंक्शन है f(x), कैपिटल F(x), और इसको डिफ्रेंशिएट करने पे अगर मेरा आंसर स्मॉल f(x) आता है, तो इसी समय अगर हम कैपिटल F(x) प्लस c इसका भी डेरिवेटिव अगर फाइंड करेंगे, तब भी मेरा आंसर स्मॉल f(x) ही आएगा। ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट है। c कांस्टेंट है, और हम लोग जानते हैं एडिशन रूल से यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल F(x) का डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसका आंसर यहाँ पे ये मैंने लेट किया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो आंसर आता है उसे डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के चैप्टर में स्टडी किया है। अब किसी फंक्शन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जो आंसर आता है उसे डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। अब अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है और फंक्शन को फाइंड करना हो, तो यह एक रिवर्स प्रोसेस है। यह एक कह सकते हैं इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। और फंक्शन का अगर डेरिवेटिव दिया रहता है और फंक्शन को फाइंड करना पड़ता है, तो इस प्रोसेस जो कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, इसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो हम यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल F(x) प्लस c का डेरिवेटिव स्मॉल f(x) है। तो हम यहाँ पे इस डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐसा कर रहे हैं। इस सिंबल को देकर मैंने यहाँ पे कुछ किया है, जो भी हम तुरंत जानेंगे। तो यहाँ पे इस स्मॉल f(x) फंक्शन के साथ कुछ किया गया है, और मेरा आंसर f(x) प्लस c, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किया था मैंने, वो फंक्शन यहाँ पर ऑब्टेंड हो चुका है। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कुछ और नहीं किया है, बल्कि इंटीग्रेशन के प्रोसेस को यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो परफॉर्म किया गया है इस साइड LHS में, ये सिंबल शो करता है कि ये जो डेरिवेटिव है स्मॉल f(x) जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे ये सिंबल बताता है कि मैंने डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन को यहाँ पर परफॉर्म किया है, ताकि मुझे जो फंक्शन जिसका यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया था वो फंक्शन यहाँ पे ऑब्टेंड हो पाया है। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, जैसे ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल और dx के बीच जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसे इंटीग्रांड कहा जाता है। इंटीग्रांड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रांड जो फंक्शन है वो वेरिएबल x में है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x ही यूज़ करना होगा। अगर यहाँ पे ft होगा, यानी कि वेरिएबल अगर t होगा, तो यहाँ dt यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और इधर RHS में जो होल आंसर है, होल आंसर को इंडेफिनिट इंटीग्रल और प्रिमिटिव बोला जाता है, प्रिमिटिव, ठीक है। और आंसर में दो पार्ट है, एक पार्ट ये फंक्शन है जिसे इंटीग्रल बोला जाता है, इंटीग्रल, और ये c ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सारा टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना है। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे sin x प्लस c इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तब भी यहाँ पे आंसर cos x ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे c कांस्टेंट है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे sin x प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करने पे जो डेरिवेटिव cos x आता है, तो अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पे sin x प्लस सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको समझाया है इस एग्जांपल से आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दिया रहता है तो हम वहाँ पर उस फंक्शन को इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी कि उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं या इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस में हमें ओरिजिनल फंक्शन जिसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है वो ऑब्टेंड होता है। चूँकि यह एक प्रोसेस है जो कि डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन या एंटी डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। तो आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, जिसे हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको मेमोराइज करना होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स को यहाँ पर हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स। ठीक है, ये सारे इंटीग्रल्स जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, आपको एट एनी हाउ उसे रिमेंबर रखना होगा। सबसे पहला, सिंस हम लोग जानते हैं, और ये सब हम यहाँ पर डिराइव करके इसको यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी एक्स पे पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, इसका डेरिवेटिव अगर हम x के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो यहाँ पे x वेरिएबल हो गया, तो n प्लस एन यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और ये नीचे है मतलब ये इनटू है यहाँ पे। तो हम जानते हैं यहाँ पर यह n प्लस वन मतलब 1 बाय n प्लस वन आउट हो जाएगा, और डेरिवेटिव सिर्फ x रेज टू n प्लस वन का x के रिस्पेक्ट में होगा, जिसे हम फर्दर 1 बाय n प्लस वन इंटू n प्लस वन इंटू एक्स पे पावर n प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं। अब ये n प्लस वन इस n प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा xn। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव x रेज टू n है, तो देयरफॉर जो फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे ऑब्टेंड होगा वो x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस c हमें हमेशा लगा के रखना है, चाहे यहाँ पर इस डेरिवेटिव में c जानते हैं c देंगे तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन जब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे या फाइनल फार्मूला लिखेंगे किसी भी इंडेफिनिट इंटीग्रल का, तो वहाँ पे c का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, यही आंसर को इंडेफिनिट इंटीग्रल बनाता है। ठीक है, इसे आप रिमेंबर रखेंगे, और ये फार्मूला सारे रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ एक नंबर के लिए n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। जानते हैं अगर -1 होगा तो यहाँ पे -1 प्लस 1 मिलकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं रहता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स, x रेज टू 2, तो इसे हम डायरेक्ट 2 n प्लस 1 होता है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस c। एक और एग्जांपल देखते हैं, x 3/2 dx, तो x रेज टू 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। फिर अल्टीमेटली हम जानते हैं यहाँ पे 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 2/5 x रेज टू 5/2 प्लस c। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, x रेज टू -3 dx, जिसे हम x रेज टू -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस c लिख सकते हैं।
और इसे सॉल्व करने पे x टू माइनस टू प्लस सी ये आएगा। अब ये x टू ये आंसर यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम इसे ये भी छोड़ सकते हैं लिखकर, इसमें हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं डी नहीं, अगर हम यहाँ पे यूज़ करें ये 1 dx को हम x रेस टू 0 dx लिख सकते हैं। फर्दर ये x रेस टू 0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस सी। इस फार्मूला को अगर हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे इसके लिए जो इंटीग्रल होगा वो कुछ ये होगा। फर्दर जानते हैं x रेस टू 0 + 1 ये x ही हो जाएगा प्लस सी। तो देयरफॉर हम इसे फार्मूला के तौर पे यूज़ करेंगे कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ठीक है। इस फार्मूला से हम dx का इंटीग्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्टेन कर सकते हैं नहीं, बल्कि ये होगा, ये एक कॉन्सिक्वेंस है जिसे याद रखना है, ठीक है। अब अगर n का वैल्यू -1 होगा तब मेरा आंसर क्या होगा या इंटीग्रल क्या होगा। x रेस टू -1 का इंटीग्रेशन, जिसे x रेस टू -1 को हम लोग 1/x dx ये भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर होता है, इसका इंटीग्रल होता है log mod x प्लस सी, ठीक है। इसे हम यहाँ पे प्रूव्ड करेंगे, कैसे देख लेते हैं। d log mod x बाई dx, ठीक है। इसे हम फाइंड करेंगे। इसे हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले x यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो when अब x 0 नहीं होगा तो यहाँ पे दो केस होगा। पहला, या तो x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो दो अलग अलग केस लेकर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। when x ग्रेटर देन 0, जानते हैं मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x हो जाएगा। देयरफॉर d log mod x बाय dx को हम लोग d log mod x के प्लेस पे x लिख सकते हैं, और जानते हैं log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब d log mod x जब x ग्रेटर देन 0 है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1/x dx का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी होगा। और ये फर्स्ट केस x ग्रेटर देन 0 के लिए है। अब एक दूसरा केस हो जाता है x लेस देन 0। तो व्हेन x लेस देन 0, तो हम लोग जानते हैं इस केस में mod x माइनस x होता है। तो देयरफॉर d log mod x बाय dx, जिसे हम लोग d log माइनस x बाय dx लिखेंगे। और फर्दर अगर हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे मेरा डिफ्रेंशिएशन d log माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स, d log माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 1/-x होगा और इसका -1, अल्टीमेटली ये 1/x हो जाएगा। फिर से जब x लेस देन 0 हो रहा है तो log x मतलब log mod x का डेरिवेटिव 1/x आ रहा है। तो देयरफॉर कह सकते हैं फिर से 1/x dx का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी। अब दोनों केस को मर्ज करेंगे, चाहे x ग्रेटर देन 0 हो या x लेस देन 0 हो। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 1/x dx का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी होगा, ठीक है। ये इसका प्रूफ है, ये एग्जाम में इसे डिराइव करने के लिए आता है बोर्ड्स के एग्जाम में, तो इसको आपको अच्छी तरह से देखना है, रिमेंबर रखना है। अब कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसे हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, ठीक है।
हम लोग जानते हैं डी ई रेस टू एक्स बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स होता है, तो देयरफॉर ई रेस टू एक्स डी एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। फिर हम लोग जानते हैं डी ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन का वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो मतलब ये फंक्शन हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा चूँकि ये डिवाइड हो रहा है। इसे हम लोग लिख सकते हैं डी लॉग 1 बाई लॉग ए डी ए रेस टू एक्स बाई डी एक्स, जिसे फर्दर हम लोग लिखेंगे 1 बाई लॉग ए इंटू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ पे लॉग ए कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली ए रेस टू एक्स ये रिमेंस यहाँ पे बचेगा। तो इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन ए रेस टू एक्स है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए रेस टू एक्स डी एक्स, ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो बेस ए है ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए और इसकी वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल 2 रेस टू एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर 2 रेस टू एक्स लॉग 2 प्लस सी। ठीक है, 1/2 रेस टू एक्स डी एक्स, 1/2 रेस टू एक्स बाय लॉग 1/2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से आपको इसको यूज करना है। ओके, और भी इंटीग्रल्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर हम लोग जानते हैं डी माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस बाहर आ जाएगा और यह यहाँ पे बचेगा डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, माइनस डी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, अल्टीमेटली ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। फिर हम लोग जानते हैं tan x का डेरिवेटिव, tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो देयरफॉर sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x प्लस सी होगा। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं d माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव, d माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ पे डी कॉट एक्स बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे माइनस और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, जो अल्टीमेटली प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होगा, देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, बहुत ईजी है इसे समझना और ये इसका प्रूफ भी है। नेक्स्ट, सिंस हम लोग जानते हैं सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल कह सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, फिर अगेन हम लोग जानते हैं डी माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव, माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे डी कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो माइनस और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अल्टीमेटली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
अब cosec x इंटू कॉट एक्स, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव cosec x इंटू कॉट एक्स आया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस cosec x प्लस सी, ये होगा। इसको इन सारे एक्सप्रेशन को, इन सारे आइडेंटिटी को आपको याद रखना होगा फर्स्ट चैप्टर के और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x प्लस सी होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने फिर पढ़ा है डी माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस कॉस इनवर्स के जगह पे यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस इसका डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो अल्टीमेटली +1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर कह सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी LHS में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर एक में इसका डेरिवेटिव बोलते हैं इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है और दूसरे में माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी है। तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? इसमें से दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है। इसमें कुछ देखने में डिफरेंट लगता है बट दोनों सेम आंसर को रिप्रेजेंट करता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी डायलेमा नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेम रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर सिंस हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस सी होगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। फिर हम लोग जानते हैं अगर हम कॉट इनवर्स में माइनस लगा के इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और डी कॉट इनवर्स x बाय डी एक्स, ये माइनस और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो अल्टीमेटली 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे tan इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों सेम रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ITF के कॉन्सेप्ट के कारण। अब हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू √x² माइनस 1 होता है, ठीक है। देयरफॉर 1/x इंटू x² माइनस 1 का इंटीग्रल सेक इनवर्स x प्लस सी होगा, ठीक है। इसको याद रखना है। अब अगर हम माइनस कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, यहाँ पे माइनस बाहर होने के बाद बचेगा। तो माइनस अब कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/x इंटू √x² माइनस 1 होता है। तो अल्टीमेटली ये फिर से ये हो जाएगा 1/x इंटू √x² माइनस 1, देयरफॉर अगेन 1/x इंटू √x² माइनस 1 का इंटीग्रल माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल होगा। तो आज के क्लास में मैंने इतना ही पढ़ाया था।
आप इन सारे फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स है फर्स्ट चैप्टर और आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसे एट एनी हाउ याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ 11th के ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, खास करके कंपाउंड एंगल के, मल्टीपल एंगल के, सब मल्टीपल एंगल के, वो आप अभी ही याद रख लेंगे या कर लेंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन आगे सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो पाएगा, नहीं तो यह बहुत ही टफ हो जाता है। ओके, थैंक यू।